तो आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अनवरत करते होंगे, अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बच्चों, आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं और एक न एक दिन ऐसे जरूर आएगा जब सफलता आपके कदम चूमेगी। आप लोग अपनी ऊर्जा को, अपनी हिम्मत को बनाए रखिएगा और अपने अध्ययन की तरफ हमेशा लगे रहिएगा। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। चलिए, ये रही कुछ प्रारंभिक बातें। आज हम आपको जो हमारी श्रृंखला चल रही थी वे कृषि से संबंधित, भारतीय कृषि से संबंधित कुछ टॉपिक्स को हम पढ़ा रहे थे। तथ्यात्मक नोट्स हम आपको बता रहे थे। उन तथ्यों को आप भली भांति उसको जो है तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि प्रायः क्वेश्चंस उन तथ्यों में से पूछे जाते हैं। अभी हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो तथ्यात्मक चल रही है। विश्लेषणात्मक श्रृंखला हम आपको कुछ न कुछ बताते चलेंगे इन तथ्यों में भी, लेकिन इसके बाद जब हम आपकी अवधारणा को मजबूत करने के लिए नई श्रृंखला शुरू करेंगे, क्योंकि अभी जो मेरा टारगेट है वो प्रारंभिक परीक्षा की तरफ ही है। जब प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो जाएगी तब उसके बाद जो है हम मुख्य परीक्षा की तरफ अग्रसर होंगे। अभी केवल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को अपने दिमाग में बनाए रखना है ताकि हम अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा और दशा दे सकें। ठीक है, अब ज़्यादा बातें न करते हुए हम आज के पढ़ाई को शुरू करते हैं। इसमें हम भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र के विषय में आपको बताएंगे कि कौन कौन से कृषि अनुसंधान केंद्र हैं और वे कहाँ पर स्थित हैं। तो इसमें पहला हमारा आता है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ये हमारा कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हमारा कटक में है। और फिर उसके बाद केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये हमारा नागपुर में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर में है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, अक्सर यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछा जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट में है। राष्ट्रीय काफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर हमारा कर्नाटक में है। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र ये हमारा मैसूर में है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र ये बैरकपुर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये राजमुंदरी में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये कासरगोड में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यूपी की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है और एक दिवसीय परीक्षाओं में भी प्राय पूछा जाता है। ये हमारा कानपुर है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र हमारा ये हैदराबाद में है। तिलहन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में, ठीक है। केंद्रीय उपोष्ण हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये बेंगलुरु में है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र हमारा देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय, फिर ये रही कुछ अनुसंधान केंद्र, उनके मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं, कुछ हम आपको तथ्य इसमें बता दे रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय कृषक आयोग एनएफसी ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। क्योंकि जो कृषि हमारा है वो राज्य सूची में है और इसको जो है समवर्ती सूची में जो लाने की बात कही थी वो राष्ट्रीय कृषक आयोग एनएफसी ने की थी। ये कब की थी? 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ये हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो कृषि को इसी सूची में सम्मिलित करने की बात राष्ट्रीय कृषक आयोग एनएफसी ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को की थी। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान IARI जिसको हम बोलते हैं, इसके विषय में जान लीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट,
क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान यानी कि IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा बिहार में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के काल में कहाँ पे हुई थी? पूसा बिहार में हुई थी 1905 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में इसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI है, ये पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 23 मई 1929 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, देखिए एक है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जो दूसरा ये मैं बता रहा हूँ ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जो इसकी स्थापना की गई थी ये 23 मई 1929 ईस्वी को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को का मुख्यालय दिल्ली में कब स्थानांतरित किया गया, तो आपका आंसर होगा 1936 ईस्वी में। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये आपका आंसर हो जाएगा 23 मई 1929 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। भारत में कुआं व नलकूप से सिंचित भाग 55.9%, नहर से 31.4% भाग, तालाब से 6.1% भाग तथा अन्य स्रोत से सिंचित भाग 6.6% है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ सिंचाई होती है ये होती है कुआं एवं नलकूप से, क्योंकि इसका जो प्रतिशत है वो 55.9% है। दूसरे नंबर पे हमारी नहरें आती हैं और इसका जो प्रतिशत है 31.4% भाग है। इसी प्रकार तालाब से जो सिंचाई होती है वो 6.1% भाग होती है तथा अन्य स्रोत से जो सिंचाई का भाग है वो 6.6% है। अगर क्रम से आपको लगाने के लिए दे दिया जाए कि सिंचाई सबसे ज़्यादा सिंचाई किन स्रोतों से की जाती है, इसको आप जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले जो हो जाएगा कुआं नलकूप, फिर उसके बाद हमारा नहर, फिर उसके बाद जो हमारा हो जाएगा वो तालाब हो जाएगा और इसके बाद अन्य स्रोतों से सिंचित भाग। ठीक है, फिर अगला तथ्य है, दमन गंगा नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ये महाराष्ट्र में जाती है, गुजरात में जाती है और पश्चिम तट पर ये अरब सागर में गिर जाती है। कुछ और विशेष तथ्य, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, लगभग 2.1% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग के है। ठीक है, तो भारत के जो कुल क्षेत्रफल है उसके लगभग 51% भाग पर कृषि होती है, 4% भूभाग पर चारागाह और लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग के हैं। ठीक है, तो 51, 456 और 460, 20, 80, 20, 100। हाँ ठीक, ध्यान दीजिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह और लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। कृषि राज्य का विषय है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि 14 में है। ये राज्य सूची में है और इसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 14 में है। ठीक है, फिर अगला तथ्य, भारत की कृषि के संबंध में कुछ स्मरणीय तथ्य, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग के है। ठीक है, कृषि राज्य का विषय है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 14 में है। राष्ट्रीय कृषक आयोग NFC ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। किसने प्रस्तुत किया? NFC, राष्ट्रीय कृषक आयोग ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। भारत के अंतरिम क्षेत्रफल 1946 ईस्वी में एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। जो भारत का प्रथम मंत्रिमंडल गठित हुआ था
सबसे पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल आया था वो 1946 ईस्वी में आया था इसमें, और इसके बाद जब फिर स्वतंत्र भारत हो गया तो जिसमें मंत्रिमंडल बना था 1947 ईस्वी में, इसमें कृषि एवं राज्य मंत्री हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर अगला तत्व, भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। जो चावल की खेती की जाती है 47% भाग पर की जाती है। चावल ही भारत का मुख्य भोज्य पदार्थ है। चावल के बाद दूसरे नंबर पर हमारा गेहूं आता है, और जो गेहूं की खेती की जाती है वो चावल की तुलना में कम की जाती है। भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल है, और भारत विश्व का 21.57% चावल उत्पादन करता है। 21.7% जो है भारत पूरे विश्व का उत्पादित करता है, और चावल ही भारत की मुख्य खाद्य फसल है। फिर अगला तथ्य कृषि से संबंधित ही है। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है, जैसे मैंने बताया, और IR-20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। जो एक चावल की किस्म IR-20 ये सबसे अधिक पैदावार देती है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा गेहूं चीन पैदा करता है, उसके बाद भारत का स्थान है। और भारत जो विश्व का जो गेहूं है वो 12% गेहूं का उत्पादन करता है। कितने परसेंट? 12%। देश के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है, और चावल की खेती जो की जाती है वो 21.7% भाग पर की जाती है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो गेहूं उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से पंजाब का स्थान सर्वप्रथम है। और जो हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था वो गेहूं और चावल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, लेकिन गेहूं के उत्पादकता में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। और जो हरित क्रांति शुरू हुई थी वो कब शुरू हुई थी? 1967-68 ईस्वी में। ये भी आगे तक आगे आएगा, आप देखेंगे। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब का स्थान प्रथम। जैसे बताया गया आपको, हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल कृषि पर पड़ा, परंतु चावल के उत्पादन में गेहूं के उत्पादन में परंतु चावल के उत्पादन यहाँ पे चावल के उत्पादन से गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। यहाँ पे से होगा, चावल के उत्पादन से जो गेहूं का उत्पादन होता है वो अधिक वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है। भारत में जो हरित क्रांति को लाने का श्रेय जाता है वो MS स्वामीनाथन को जाता है, और विश्व में जो हरित क्रांति की शुरुआत की थी नॉर्मन E बोरलॉग ने की थी। ठीक है। तो भारत में MS स्वामीनाथन को और विश्व में नॉर्मन E बोरलॉग को। भारत में जो हरित क्रांति शुरू होती है 1967-68 ईस्वी में शुरू होती है। ठीक है। भारतीय हरित क्रांति की जो जन्मस्थली थी पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। पंतनगर उत्तराखंड एक कृषि विश्वविद्यालय था, तब पंतनगर जो था वो उत्तर प्रदेश में स्थित हुआ करता था, लेकिन आज पंतनगर जो है उत्तराखंड में स्थित है, और इसी को जो है हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता था। फिर अगला तक, भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में GV पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से कब की गई थी? 1960 ईस्वी में। ठीक है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम से की गई थी। ये 1960 ईस्वी में की गई थी। तत्कालीन उत्तर प्रदेश था। ठीक है। और 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना की जा रही है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 ईस्वी में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत जो है उर्वरक का उत्पादन में भी तीसरे स्थान पर, उपभोग में भी तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर उत्पादन उपभोग में चीन का स्थान आता है, और दूसरे स्थान पे अमेरिका उत्पादन में भी और उपभोग में भी, और भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है। तो अगर इसमें आरोही क्रम में लगा दिया जाएगा कि उर्वरक उत्पादन और उपभोग के आधार पर बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित कीजिए तीनों में, तो सबसे पहले भारत आएगा, फिर उससे ज़्यादा जो है वो चीन अमेरिका आएगा, फिर उससे ऊपर जो जाएगा वो चीन जाएगा, क्योंकि भारत का स्थान उर्वरक उत्पादन उपभोग में तीसरे स्थान पर है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का जब भारत में जो नाइट्रोजनी उर्वरक हैं उसकी खपत का 94% व फास्फेटी उर्वरक की खपत का 82% ही उत्पादन करता है, और पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। ठीक है। तो 3 प्रकार के जो उर्वरक होते हैं, नाइट्रोजन, फिर होता है फास्फोरस, और फिर होता है हमारा पोटेशियम। तो जो नाइट्रोजन की उर्वरक की खपत भारत में होती है वो उसके जो भारत उपयोग करता है केवल 82% भाग का स्वयं उत्पादन करता है, बाकी वो 94% भाग का स्वयं उत्पादन करता है, बाकी वो जो है वो आयात करता है। इसी प्रकार फास्फेटी उर्वरक का जो भारत उत्पादन करता है वो 82% भाग की उत्पादन करता है, शेष भाग का वो आयात करता है। अब पोटेशियम
हमारे यहाँ उत्पादित नहीं होता और इसके लिए वो पूरी तरह आयात पर ही निर्भर है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि नाइट्रोजन और फास्फेट का तो उत्पादन भारत में होता है, लेकिन पोटेशियम का उत्पादन भारत में नहीं होता। ठीक है, ये चिंता की बात है। हमको पोटेशियम उत्पादन में भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसके लिए प्रयास करने चाहिए। आम, केला, चीकू, खट्टे, नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व में पहला है। किसमें? आम के उत्पादन में, केला के उत्पादन में, चीकू के उत्पादन में, खट्टे नींबू के उत्पादन में, काजू के उत्पादन में, काली मिर्च के उत्पादन में, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। प्रथम स्थान चीन का है। फलों और सब्जियों के उत्पादन भारत का स्थान विश्व में दूसरा है और प्रथम स्थान चीन का है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बेल आइकन जो बना हुआ है इसको आप दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर दीजिए और इसको अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। हम आपको प्रिंटेड नेट मटेरियल भी उपलब्ध कराएंगे, थोड़ा आप हमको समय दीजिए। ठीक है, हमारा टीम तैयार हो रही है। जैसे हमारी टीम तैयार हो जाएगी हम प्रिंटेड मटेरियल आपको PDF फॉर्म में निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, ऐसा आप विश्वास कीजिए। हमारा चैनल पूरी तरह निःशुल्क है, आप हमारे साथ सहयोग कीजिए। हम आपको बेहतरीन कंटेंट्स को प्रदान करने का वादा करते हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।